नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती को जेल हो गई है। 14 दिन की जुडिशियल रिमांड है। उनके भाई को भी जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। और इसके अलावा कंगना रनावत अब मुंबई पहुंच गई हैं, जहां बीएमसी ने उनके दफ्तर को तोड़ दिया है। काफी गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ चल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके के आरोप कंगना रनावत पे लगाए गए हैं, क्या उन आरोपों में दम है? और दूसरा, जिन मुद्दों को लेकर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया था, तो ये कहा गया था कि दरअसल कंगना रनावत, माफ करिएगा, जो रिया चक्रवर्ती हैं, इनकी सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कहीं ना कहीं कोई हिस्सेदारी है। और यह भी कहा गया था कि 15 करोड़ रुपए के गबन का भी मामला बनता है। तो क्या कुछ है और क्या इसका कानूनी पहलू है? अदालत में क्या मामला स्टैंड करेगा या नहीं करेगा? इन तमाम मसलों बात करने के लिए हमारे साथ हैं आभा सिंह जी, जो मुंबई हाई कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पूर्व एक कह सकते हैं तो सरकारी अफसर भी रह चुकी हैं। और दूसरा परिचय ये कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हम लोग लगभग एक साथ कंटेम्प्रेरी भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आभा जी। लेकिन उस आपसे बात करने के पहले एक छोटी सी अपील अपने दर्शकों से। हमारी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी, सत्यहिंदी.com को ही नहीं बल्कि पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने में। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब बातचीत शुरू करते हैं। आभा जी, जो धाराएं लगाई गई है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, क्या आपको लगता है इन धाराओं में दम है? देखिए, अभी तो रिया चक्रवर्ती पे धाराएं ही धाराएं लग गई, सरकार की पूरा सरकारी तंत्र लग गया। पहले बिहार पुलिस आई, मुंबई पुलिस ने शुरू किया इन्वेस्टिगेशन, बिहार पुलिस आई, उसके बाद सीबीआई अभी तक फ्रेम नहीं कर पाई कोई चार्जेस। ईडी को ले आए, ईडी ने भी बहुत खंगाला, बहुत स्टेटमेंट्स लिए, और ईडी जब वो 15 करोड़ का लिंक नहीं साबित कर पाई कि वो रिया के अकाउंट में गया, और बाद में ये भी आया कि 15 करोड़ तो सुशांत को मिले ही नहीं थे, वो फिल्म साइन हुई नहीं थी लॉकडाउन की वजह से। तो जब ईडी वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बना पाई, तो मुझे लगता है कि अपने मुंह पे कालिख ना पुते, इसलिए उसने व्हाट्सएप चैट पे ड्रग वाला एंगल, ड्रग की स्टोरी बना के उसको एनसीबी को दे दिया। तो अब एनसीबी भी देखिए, एनसीबी ने क्या सेक्शन लगाए। एनसीबी ने लगाया सेक्शन 8, सेक्शन 27B, 28, 20 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। और इसमें जो ज्यादातर जो इसके सेक्शंस हैं, वो बात करते हैं कि आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं, अगर ड्रग्स का आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो है 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन रिया के केस में सिर्फ कंजम्पशन की बात थी, कमर्शियल का कोई एंगल नहीं था, सिर्फ यूज करना था। और रिया ने भी कहा कि मैं सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी और मैंने 1-2 बार ड्रग्स यूज करी। तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो एनडीपीएस एक्ट में है वो 1 साल का है। और आप देखिए कितनी रेव पार्टीज में बच्चे अरेस्ट होते हैं ड्रग्स के लिए, 1 दिन में बेल हो जाती है। तो ये कोई कमर्शियल यूज 2 मिलीग्राम से कम का अगर है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मानी जाती, क्योंकि हर शहर में, मुंबई छोड़ दीजिए, बॉलीवुड छोड़ दीजिए, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी चले जाइए, उस तरह का ड्रग्स का सेवन होता है। लेकिन चूंकि एक ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका था सुशांत सिंह राजपूत, जिस तरह बीजेपी अब तो खुलेआम सुशांत की तस्वीर यूज कर रही है अपने इलेक्शन कैंपेन में, बैनर्स में, कि सुशांत हम तुमको भूले नहीं है, तो ये साफ लग रहा है कि बिहार में बिहार की जनता को खुश करने के लिए रिया की बलि चढ़ाई गई। और पहली बार मैं कहूंगी कि इतिहास में मैं देख रही हूँ, बिल्कुल 20 साल मैंने भी क्लास 1 सर्विस में काम किया है और मैं 8 साल से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक 2017-18 की व्हाट्सएप चैट, उस पर आप किसी को अरेस्ट करते हैं, जबकि रिया के घर के रेड में कोई ड्रग्स नहीं मिली। रिया ने बार बार कहा आप मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिए, जबकि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है नारकोटिक्स में, या तो आप पे ड्रग्स मिली हो या आपके ब्लड टेस्ट में आपका अल्कोहल लेवल चेक, ड्रग्स का चेक टेस्ट पाया गया हो पॉजिटिव। दोनों रिया पे नहीं थी। तो उसके बाद अरेस्ट करना साफ दिखाता है कि ये पॉलिटिकल विच हंट है और कोई एक तबका है जो रिया की बलिदान चढ़ा के बिहार का इलेक्शन जीतना चाहता है। आपने कहा कि दरअसल केस एक तरीके से बनता ही नहीं है और इसमें अमूमन ऐसे मामलों में 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर बेल मिल जाती है, लेकिन यहाँ ये देखने में आया कि कोर्ट से भी बेल नहीं मिली उनको और 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजना पड़ गया। देखिए, अब तो जो है मीडिया ट्रायल के सामने जो है हर कोई घुटने टेक दे रहा है।
बिहार की एफआईआर थी, उसमें कोई दम नहीं था, इट वॉज एन आफ्टर थॉट, क्योंकि 40 दिन तक सुशांत के फादर कुछ नहीं बोले। अब तो सुशांत के वकील आके कहते हैं कि हमको मराठी में कंप्लेन की कॉपी दी गई, हम तो समझे ही नहीं। अरे सब किसी को मराठी में जब दी भी जाती है तो उसमें पढ़ के बताया जाता है, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है। ये जरूर सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि आप डिमांड कर सकते हैं कि आपको अपनी मातृभाषा में कॉपी, कंप्लेन की कॉपी, एफआईआर की कॉपी चाहिए। उस वक्त आप चुप रहे और अब कहते हैं कि हमें मिली नहीं, हमने देखा नहीं। तो ये सब जो आफ्टर थॉट है, इतना उसको अगर सुप्रीम कोर्ट मान के सीबीआई को केस दे रहा है तो आप और अगर एक जज की, मैं भी कह सकती हूँ कि सिंगल जज बेंच का ऑर्डर था, वो वैसे भी वो ट्रांसफर केसेस में सिंगल बेंच होती है, लेकिन हमारे रूल ऑफ लॉ में तो लिखा हुआ है ना, सेशंस कोर्ट से आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक बेंच से डबल बेंच में जाएंगे, उसके बाद क्यूरेटिव है, रिव्यू पिटिशन है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जज भी और कोर्ट भी गलती कर सकते हैं। लेकिन चलिए, उन्होंने दे दिया सीबीआई को, सीबीआई ने तो अभी कोई चार्ज प्रूव नहीं किया। सीबीआई भी अभी तक ये नहीं कह पाई कि ये मर्डर है या ये अबेटमेंट टू सुसाइड है। और अबेटमेंट टू सुसाइड भी मैं कहूंगी ये चार्ज टिक ही नहीं करता। 8 तारीख को रिया छोड़ के जा चुकी थी। और कई रही बात एनडीपीएस की, जो आप कह रहे हैं कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी, जिस तरह का मीडिया का जमावड़ा है उस पे किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती है। लोग डर जाते हैं। ट्रोलिंग, आपसे मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद मुझे क्या अपशब्द मीडिया पे सुनने पड़ेंगे, ट्रोल्स की गालियां सहनी पड़ेगी। और वो जज भी इंसान है, वो भी जो है अपने रेपुटेशन, अपने कैरेक्टर को धज्जियां उड़वाना नहीं चाहता। तो इस वक्त जो है ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, अभी तक येलो जर्नलिज्म होती थी, मैं कहूंगी अब येलो चैनल्स आ गए हैं। तो ये जो है उस वजह से 14 दिन का, लेकिन अभी इस पे कोई रोक नहीं है। उनके वकील दोबारा बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और द वेरी फैक्ट कि एनसीबी ने उनकी रिमांड नहीं मांगी, क्योंकि 3 दिन से एनसीबी बैठी थी। और मैं दोबारा कहूंगी कि मतलब लानत है एनसीबी पे कि व्हाट्सएप चैट पे एक आप लड़की को, रिया को अरेस्ट करते हैं जबकि वो कहीं भी नहीं बैठती है। 54 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट कहता है कि अगर कॉन्ट्राबैंड रिकवर होती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पे होता है, वो प्रूव करे कि वो गिल्टी नहीं है। तो यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्राबैंड रिकवर ही नहीं हुआ। तो एनसीबी बताए क्या गुनाह था रिया का? अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे लिख दिया, अभी मैं आपसे बात करूं और मैं कहूं 100 करोड़ का फ्लैट चाहिए, 100 करोड़ का फ्लैट दो, तो आप क्या मुझे एक्सटॉर्शन में अरेस्ट करवा देंगे? भाई अगर वो कंप्लीट हुआ हो, मैं ऐसी मजाक में भी, कभी ह्यूमर में भी लोग बोल देते हैं, ह्यूमर में लोग बोलते हैं हाँ मैं ड्रिंक करती हूँ, ह्यूमर में लोग हाई सोसाइटी में इंप्रेशन मारने के लिए। तो मेरा कहना है कि विदाउट कॉन्क्रीट एविडेंस आपने उसको अरेस्ट कर लिया और मैजिस्ट्रेट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी। अभी आप कफील खान का केस देखिए, गोरखपुर में जिन्हें अरेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वो गुनाह नहीं था, उन पे साबित होता और उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जो इतने दिन जेल रहे, तो जिन अधिकारियों ने अरेस्ट किया, जिस सरकार ने अरेस्ट किया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो ये जब ट्रायल में अगर ये बेकसूर साबित होंगी तो इनके जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, इनका जो हैरेसमेंट हुआ है, क्या उसके लिए किसी को हर्जाना देना पड़ेगा? तो ये मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। और एनडीपीएस का जो एक्ट लगाया गया है, आपने आज तक दाऊद को तो पकड़ा नहीं, आप किसी बड़े ड्रग स्मगलर को 5 साल में, मैंने कोई एनसीबी का कोई बड़ा केस मुंबई में नहीं देखा। तो एक ये केस में एनसीबी आ गई, ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, बिहार से पुलिस आ गई। तो ये साफ दिखता है कि आप एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको फॉलो कर रहे हैं। और कंगना रनौत जो आप कह रहे थे, कंगना भी एक स्पोक्स पर्सन बन के पार्टी का उभर रही है। कंगना कोई इस तरह से नहीं बोल रही है कि कंगना इज ओवर शूटिंग हर माउथ। ये सब एक स्क्रिप्टेड आइडियोलॉजी, स्क्रिप्टेड डायलॉग है पॉलिटिकल एजेंडा का, जो कंगना रनौत कर रही है। और मुझे तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन और आरएसएस की माउथपीस लग रही है, क्योंकि कभी वो बात करती है रिजर्वेशन की, कभी वो कुछ और बात करती है। तो ये जो है बीजेपी शिवसेना का एजेंडा है, झगड़ा लगाने का इनका। और ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि शिवसेना एम्बैरेस हो। बीजेपी देखिए मध्य प्रदेश में आने की कोशिश की, आ गई, राजस्थान में पूरी कोशिश की, अब महाराष्ट्र में वो चाह रहे हैं कि जो है इसी तरह हम शिवसेना को हटा के सरकार बना ले। तो कंगना रनौत वही काम कर रही है। लेकिन मैं कहूंगी शिवसेना को अगर समझ दिखाते, इग्नोर कर देते, इग्नोर द इग्नोरेंट,
तो ज्यादा बेहतर होता, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। आभा जी, दो सवाल हैं। पहली बात तो आपने कहा कि ये पॉलिटिकल विच हंट है। जो अधिकारी लोग इन सब मामलों की जांच पड़ताल करते हैं, क्या उनके मन में कहीं कोई संकोच, कोई शर्म, कोई हया, कोई लाज, कोई शर्म होती है कि जब आप किसी निर्दोष को इस तरीके से फंसा देते हैं? आशुतोष जी, अभी 3 दिन पहले वो ऑर्डर आया, आपने भी पढ़ा होगा कि 50 साल से ज्यादा का जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसको सरकार कंपल्सरी रिटायर कर सकती है कभी भी। तो एक तो आपने उनके ऊपर तलवार लटका दी, जो सीनियर अफसर उस लेवल पे हैं, चाहे नारकोटिक्स के डीजी हैं, चाहे सीबीआई के डीआईजी आईजी हैं 50 साल से ऊपर, उनको सरकार जो है 56J में कंपल्सरी कभी भी रिटायर कर सकती है। वहां आपने उसको पंगु बना दिया। दूसरा, आपने ये 360 का जो शुरू किया उसमें घेर के उसको कर दिया। और उसके अलावा अभी देखिए, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आपने पोस्ट दे दी। ब्यूरोक्रेट्स को, अब इनकम टैक्स के चेयरमैन को आपने शाम को 7:30 बजे एक्सटेंशन दे दी। तो आपने कहीं एक्सटेंशन की उनको कैरेट दिखाई, कहीं पे रिटायरमेंट का डंडा दिखाया। तो ये जो सरकारी तंत्र है, इसको जो है, इसकी कलम, ये दस्तखत जरूर करता है लेकिन कलम पकड़ी है सरकार ने। और इस वजह से सरकारी तंत्र जो है इस वक्त हेल्पलेस है, डरा हुआ है। और मुझे लगता है जिस तरह सरकार चाह रही है, ये अफसर चाहे ईडी के हो, चाहे इनकम टैक्स के हो, चाहे सीबीआई के हो, वो उसी तरह से कर रहे हैं। पुलिस में एक कहावत है, पहले एक्शन फिर सेक्शन। तो ये वही हो गया है, पहले एक्शन फिर सेक्शन। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि रिया की जो उम्र है, मुझे लगता है कि जो अधिकारी इसको इंट्रोगेट कर रहे होंगे या जो केस बना रहे होंगे, उसकी उम्र की तो उनकी बेटियां होंगी, अगर उनमें से किसी की बेटी होगी तो। क्योंकि मुझे लगता है कि सारे के सारे 50 के ऊपर की उम्र के ही लोग होंगे। तो उनको देख के जरा सी भी शर्म नहीं आती होगी कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं कोई अपराधी है, अगर कोई गहरा केस है, तो निश्चित तौर पर आप उसको फांसी चढ़ा दिए, कोई रोकता नहीं है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जो मैंने ये रिमांड कॉपी देखी, उस रिमांड कॉपी का पैराग्राफ 13 तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि दरअसल सारा कुछ ड्रग का प्रोक्योरमेंट हो रहा था, वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए हो रहा था। तो और फिर ये एनसीबी कहती है कि रिया जो है वो ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। तो अगर ड्रग सिंडिकेट था, तो क्या रिमांड कॉपी ये कहने की कोशिश करे कि सुशांत सिंह राजपूत उस सिंडिकेट के किंग पिन थे? बिल्कुल लग तो यही रहा है। पैसा सुशांत का, घर सुशांत का, मैनेजर सुशांत के, दोस्त सुशांत के। तो ये आता ड्रग्स जो था सुशांत के लिए मंगाती थी रिया। और अगर रिया ने 1-2 बार ड्रग्स लिया भी हो तो मैं कहना चाहूंगी, जो आपने सही कहा कि सबके घर में बच्चे हैं, सबके कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। ड्रग्स आपको सबको मालूम है कि हर हाई सोसाइटी पार्टी में छोड़ दीजिए, छोटे छोटे कॉलेजेस में, छोटे छोटे शहरों में, लखनऊ चले जाइए, कानपुर चले जाइए, वहां भी ड्रग्स एक अहम हिस्सा बन चुकी है। तो अगर इस तरह से आप अरेस्ट करेंगे तो देश की आधी जनता को आप अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि किसी न किसी ने कभी न कभी ड्रग्स जरूर खाई होगी। मैं भी आशुतोष जी आज यही सोच रही थी कि इनमें से कोई बाप होगा, कोई भाई होगा किसी उस उम्र की लड़की के साथ, और ये अन्याय करके इनको नींद कैसे आ रही है। मैं खुद हैरान हूं कि जो एनसीबी के डीआईजी हैं जैन साहब, इनको रात में नींद आई होगी कि इन्होंने गलत केस बनाया, एक मासूम बच्ची को इस तरह से जेल में डाल दिया। उसका बाप फौज का डॉक्टर था। एक मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास अगर शब्द लोगों को अब लगने लगा है कि सिंपैथी के लिए हो रहा है, तो मैं कहूंगी फौज का डॉक्टर जिसने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, रिया का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्रिमिनल प्रेसिडेंट नहीं है, तो एक क्लीन स्लेट वाली बच्ची को आपने सिर्फ एक एजेंडा में, बिकॉज सुशांत के परिवार, और वहीं आप देखिए कि सुशांत की बहनों को मालूम था कि वो उसको मेंटल इश्यूज है। आज आता है कि प्रियंका दिल्ली से उसको पर्ची बनवा के भेज रही है, तो ये बहनें भी झूठ बोल रही हैं। और मैं जानना चाहूंगी कि सुशांत की प्रॉपर्टी में नॉमिनी कौन है, क्योंकि अगर रिया कुछ कर भी रही थी तो रिया का मोटिव क्या था? क्या रिया वो इनहेरिट करने वाली थी प्रॉपर्टी? सारी फैमिली के जो जितने सुशांत के एसेट्स थे, उनका तो वारिस उनकी बहनें हैं या उनके फादर हैं। तो कभी भी कोई क्राइम होता है तो आप उसमें मोटिव देखते हैं। रिया का मोटिव क्या होगा कि वो सुशांत को मार दे? सुशांत के जीवित रहने में ही रिया की भलाई थी। आज वो इतने ठाठ से उनके साथ रह रही थी, उनके साथ वो उनका, और सुशांत जब तक जीवित थे उन्होंने कहीं भी कभी भी रिया के लिए कुछ नहीं बोला।
अगर सुशांत का क्रेडिट कार्ड था तो सुशांत अपनी खुशी से उनको क्रेडिट कार्ड दे रहे थे, और कानून में लिव इन रिलेशनशिप का, लिविंग इन अ मैरिड लाइक सिचुएशन में आपके हक होते हैं। तो अगर उन्होंने कार्ड यूज भी किया तो वो कोई गलत नहीं किया। लेकिन यहीं पे वो पेट्रियार्की आ जाती है, आपने उसको गोल्ड डिगर दिखा दिया, आपने उसको क्या नहीं दिखा दिया। तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स कर रहे हैं, समाज कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। कल आपकी बेटी, आपकी बहन भी उस सिचुएशन में हो सकती है, और तब तक शायद इतनी देर हो चुकी होगी, हम लोग जो है इस जाल में खुद ही फंस चुके होंगे। सोशल मीडिया पे झूठी नैरेटिव्स डाली गई, स्टोरीज डाली गई। मैं तो हैरान हूं कि साइबर सेल चुप क्यों बैठा है। जो लोग ये झूठी कहानियां डाल रहे हैं उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो सुशांत की फैमिली ने जो आरोप लगाए, जो सीबीआई और ईडी अभी तक प्रूव नहीं कर पाई, उसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है? और दिल्ली के एक बहुत बड़े लॉयर जो बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं, वो बाकायदा अभी भी उसी तरीके के आरोप लगा रहे हैं और एक डिनायल के मूड में। क्या मंशा रही होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जो है आशुतोष जी, मैंने जब सुशांत का हुआ था, मैंने लॉकडाउन में पीपल्स लॉयर करके मुहिम चलाई थी, जिसमें मैं जो सेंसिटिव इश्यूज लगते थे मैं उस पर लीगलिस्टिक वीडियोस बना रही थी। तो मैंने टूटीगुड़ी मर्डर का भी बनाया, मैंने सफूरा जरगर की बेल के लिए भी बनाया, और मैंने एक सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई थी तो मैंने अबेटमेंट टू सुसाइड का लीगल एंगल्स लेते हुए उसको समझाया था, वो वीडियो बनाया। अब ये बात जो है, ये वीडियो जो है, इसके 42 लाख व्यूज हुए। और ये मैंने कोई ये जून की बात है, जुलाई की भी बात नहीं है जब राजनीतिकरण हुआ। तो उस वीडियो के बाद मेरे पास लोगों के फोन आने लगे और वो कहने लगे नहीं, हम चाहते हैं कि सुशांत के केस में ये बॉलीवुड पे जो ड्रग है, जो खान्स हैं, जो बॉलीवुड में है, इसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये कैसी बात आप लोग कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक लीगलिस्टिक वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे लगता है कि फैमिली को अप्रोच किया उन ताकतों ने कि आप एफआईआर करिए, और सुशांत सिंह की मृत्यु के जरिए हम बॉलीवुड को रेन इन करेंगे, बॉलीवुड में हम अपना सर्वस्व, अपना वर्चस्व बनाएंगे। तो ये एक हिडन एजेंडा से ये शुरू किया गया, और उसी में इनके पिताजी को बोला गया, क्योंकि अगर ये मुंबई आए, और केके सिंह ने मुंबई में पुलिस कमिश्नर को कुछ नहीं बताया, और इनके तो ब्रदर इन लॉ भी डीजी है। इनफैक्ट वो तब सीएम ऑफिस में थे जब ये सुशांत की मृत्यु हुई थी। ही वाज, और उसके बाद उनको पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद बनाया गया। मतलब उनको भी उसका फायदा हुआ। उसके बाद साइड पोस्टिंग से, शंटेड पोस्टिंग से वो सीपी औरंगाबाद, फरीदाबाद बनाए गए। और वो क्या कानून नहीं जानते थे? आपको लगता है एक पुलिस कमिश्नर दूसरे पुलिस कमिश्नर को अगर फोन भी कर देता तो उसमें केस सीरियसली नहीं लिया जाता? तो ये एफआईआर बिहार की आफ्टर थॉट थी। वहां की पुलिस आके मुंबई पुलिस से कोऑपरेट ना करना, अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करना, मुंबई पुलिस को ह्यूमिलिएट करना था, मुंबई पुलिस को डिरेल करना था, कंगना का बार बार नेपोटिज्म की बात करना, और एक चैनल जो बार बार, जिसकी टीआरपी नंबर 1 हो गई, तो वो उसने भी ये नैरेटिव चलाया कंगना का वीडियो लेके, कंगना का इंटरव्यू लेके। तो मुंबई पुलिस का ही नेपोटिज्म, मुंबई पुलिस की इतनी गलती थी, 2 गलतियां थी, कि नेपोटिज्म में उन्होंने जो सबको बुला के स्टेटमेंट लेने लगे वो गलत था, और जो आईपीएस अफसर आया था उसको इन्होंने क्वारंटीन किया। अदरवाइज मुंबई पुलिस की कोई गलती नहीं थी। मुंबई पुलिस को सुशांत की मृत्यु में कोई क्रिमिनलिटी नहीं दिखी। जब वो एक प्योर एंड सिंपल केस ऑफ सुसाइड था तो मुंबई पुलिस एफआईआर क्यों लिखती? अगर मैं भी उस कुर्सी पे होती तो मैं उसको एफआईआर बिल्कुल नहीं लिखती, क्योंकि इट वाज अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर है कि डेथ इज ड्यू टू हैंगिंग एस्फिक्सिएशन, आपकी विसरा रिपोर्ट कहती है नो फाउल प्ले सीन, और तीसरी आपकी 5 डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है ही हैड मेंटल इश्यूज। तो आप कैसे उसको एफआईआर लिख के कह देंगे ये सुसाइड है, या अबेटमेंट है, या मर्डर है? तो मुंबई पुलिस को अगर तथ्य नहीं मिले तो इसलिए इसको हाईजैक करके बिहार पुलिस सिर्फ इसलिए आई कि उसको ये मैटर सीबीआई को देना था, और वो अपनी इस सोची समझी साजिश में सफल हो गए। और उसके बाद ये अब सीबीआई का मान, स्वाभिमान, सम्मान सब इसी पे अटका हुआ है। सीबीआई ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि हमारे नाम से आप कोई फर्जी स्टोरीज मत चलाइए। मीडिया को उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया है, और सीबीआई अभी तक कहीं नहीं कह रही है कि रिया जवाबदार है सुशांत की मृत्यु की। तो रिया पे कोई कोई एजेंसी अभी तक रिया को अकाउंटेबल नहीं कर पाई है। तो आप ड्रग्स में चले गए और व्हाट्सएप चैट पे अब तो, और आप कहते हैं उसने डिलीट कर दिए। मैं आपसे पूछूंगी, मैं खुद कहूंगी कितने व्हाट्सएप चैट हम रोज डिलीट करते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी ओवरलोड हो जाएगा।
तो उसको भी आपने मैलाफाइडी दे दिया, उसको भी क्रिमिनल एंगल दे दिया। तो ये एक सोची समझी साजिश है और ये बिहार इलेक्शन के बाद सब खत्म हो जाएगा जब मीडिया को किसी और स्टोरी पे चला दिया जाएगा। आबा जी, आपने इतनी सारी बातें कह दी कि अब पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी बेबाकी से इतनी बातों को कहने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समय में इतनी बेबाकी से अपनी बात रखना भी बड़े हिम्मत का काम है। बहुत आपने जैसे जिक्र किया ना कि बहुत सारे लोग गालियां देंगे, ट्रोल करेंगे, मैं तो रोज ही उसको फेस करता हूं। मैं तो कभी भी ट्विटर पे लिखने के बाद या फेसबुक पे लिखने मैं पढ़ता ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक सिंडिकेट है जो लगातार आपको ट्रोल करता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।